हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। ये लेक्चर नंबर 18 है हमारा प्लांट रेस्पिरेशन का और यहाँ पे हम पढ़ेंगे अरेबिक रेस्पिरेशन का पार्ट 3 वीडियो जिसका नाम है क्रेब साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे क्रेब साइकिल कैसे डिस्कवरी हुआ, उसके डिफरेंट नेम्स भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मसल सेल्स ऑफ पिजन, जो पिजन होते हैं उसके मसल सेल्स में इसको डिस्कवर किया गया था बाय हांस ए क्रेब्स इन 1943। तो जिसके वजह से इस क्रेब साइकिल का नाम पड़ गया क्रेब साइकिल, क्योंकि पहली बार डिस्कवर हुआ और जिस इंसान ने इसको डिस्कवर किया उसके इस नाम के हिसाब से काफ़ी सारे चीज़ों का नामकरण होता रहता है। ठीक है, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का जो फास्ट प्रोडक्ट निकलता है वो होता है साइट्रिक एसिड, जो कि एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसी वजह से इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसका और एक भी नाम है जिसका नाम है एम्फीबोलिक साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में बोथ काटाबोलिज्म रिएक्शन होता है एंड एनाबोलिज्म रिएक्शन, ये दो रिएक्शन एक साथ इस साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से इसको एम्फीबोलिक साइकिल भी कहते हैं। और ये एम्फीबोलिक पाथवे इंडिकेट्स करता है द वन इन्वॉल्विंग बोथ काटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसीजर। एंड द साइट्रिक एसिड साइकिल इज ए सेंट्रल ड्राइवर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा स्टार्ट हुआ तो पहले ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोसोल में हो गया, तो उसके बाद लिंक रिएक्शन हुआ जो लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल के साथ, और ये पहला सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा हमारा क्रेब साइकिल, ये सेंट्रल ड्राइवर है साइट्रिक एसिड साइट्रिक साइकिल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्रेब साइकिल कहाँ पे आकर होती है? जैसे कि हमने कहा, बहुत बार हमने कह चुके हैं, मैं कह चुकी हूँ अपने वीडियो से कि जो लिंक रिएक्शन में जो भी ऑक्जालो एसिटिक एसिड निकलता है, सॉरी ऑक्जालो नहीं, एसिटिल कोएंजाइम में जो निकलता है हमारा लिंक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट, वो अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उस मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक बहुत ही नेसेसरी एंजाइम होता है जिसका नाम है सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और ये बहुत ही नेसेसरी एंजाइम्स है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। और यूकैरियोट में साइट्रिक एसिड साइकिल इस मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होती है, जस्ट लाइक द कन्वर्सन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटिल कोएंजाइम में। लेकिन प्रोकैरियोट में यही जो सेलुलर रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल होता है ये साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस होती है। तो ये जो क्रेब साइकिल है ये कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड ऑफ रिएक्शन, जैसे कि इसमें कंडेंसेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन होती है। हम देखेंगे 8 काइंड ऑफ रिएक्शन इसमें होती है 8 स्टेप में, और जहाँ से फाइनल प्रोडक्ट आपका निकलता है। तो डिहाइड्रोजनेशन भी होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, फॉस्फोरिलेशन भी होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन इसमें होकर फाइनल इसका एंड प्रोडक्ट निकलता है। तो साइट्रिक एसिड साइकिल इज ए क्लोज्ड लूप, इसको क्लोज्ड लूप कहा गया है क्योंकि एक सर्कुलर पैटर्न में साइकिल होता है, क्योंकि द लास्ट पार्ट ऑफ द पाथवे रिफॉर्म्स द मॉलिक्यूल यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूल निकलता है वो लास्ट स्टेप में जाकर फिर से ये एक लूप बन के और एक बार साइकिल क्या कंटिन्यू होता है। द साइकिल इंक्लूड्स 8 मेजर स्टेप्स। तो क्या क्या स्टेप्स है देखते हैं। तो अब हम अभी स्टेप्स डिस्कशन करेंगे, क्या क्या स्टेप्स क्रेब साइकिल में आता है। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट। यहाँ पे साइट्रेट फॉर्मेशन होती है, और इस फॉर्म पे क्या होती है देखिए, इससे पहले हम लिंक रिएक्शन पढ़े थे। तो लिंक रिएक्शन एक रिएक्शन है जो कि लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल में। ठीक है, तो इसका जो लिंक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट निकला था वो था एसिटिल कोएंजाइम में। तो एसिटिल कोएंजाइम में ये एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, तो ये क्या किया, एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो जाती है जिसका नाम है ऑक्जालो एसीटेट। ठीक है, तो ऑक्जालो एसीटेट के साथ ये कोएंजाइम में मिल गया एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है और ऑक्जालो एसीटेट। तो इस रिएक्शन से कोएंजाइम में रिलीज हो जाती है, इस रिएक्शन के बाद अलग हो जाती है, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है साइट्रेट। ठीक है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है इसका नाम है साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, जो ये इसका पहला स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप होता है जिसका नाम है आइसोमराइजेशन।
आइसोमराइजेशन मतलब साइट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसो, यहाँ पे ये जो स्टेट है यहाँ पे आइसोसाइट्रेट नाम का एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली क्या होती है, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यहाँ पे पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है, तो होके एक आइसोमर कंपाउंड का प्रस्तुत होता है जिसका नाम है आइसोसाइट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे आपका एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो आइसोसाइट्रेट मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और इसमें CO2 मॉलिक्यूल निकल जाती है और में निकल के एक 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ भी होती है, यहाँ पे जो NAD+ होता है वो रिड्यूस्ड होके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन H+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये H+ जो एक्सेप्ट करके वो हो जाती है NADH। यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस होता है एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती है और ये जो कंपाउंड होती है ये होता है 5 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। और इसमें जो एंजाइम आपका कैटालाइज करता है उसका नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि क्रेब्स साइकिल की जो बाकी तक जो साइट्रिक एसिड की जो साइकिल है, क्रेब्स साइकिल की जो साइकिल है, इसकी स्पीड यही निर्धारित करती है, यही एंजाइम निर्धारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे स्टेप नंबर 4। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है, साइटेड बन गया। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप जहाँ पे आइसोसाइटेड बना। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप जहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट बना। और यहाँ पे देखिए आप हिसाब रखिए, यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल निकलता है और एक CO2 मॉलिक्यूल आपका निकला है, ठीक है। अभी तक हमारा ATP GTP जो भी है एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो हम अब पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप, ये वाला स्टेप, ठीक है। ये वाला स्टेप आप देखिए। तो इस स्टेप पे ये सॉरी ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया है, मैंने उसको ठीक कर देती हूँ मैं थोड़ा, राइट। तो ये हो गया सेकेंड डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप। क्यों उसको सेकेंड डी कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका और एक कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन डाइऑक्साइड आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्मेशन में आपका निकल गया। सेकेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो इस स्टेप में निकलेगा, ठीक है। ये सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन होगा और ये सेकेंड NADH फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसमें फोर्थ स्टेप एग्जैक्टली सिमिलर टू द थर्ड। इस केस में क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑक्सीडेज होकर फिर से NAD+ से NADH हो जाएगा और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकल जाता है। और रिमेनिंग जो भी ये 5 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ से आपका एक कार्बन कंपाउंड निकल गया जो कि CO2 हो गया। तो ये बन गया क्या, 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये एक को एंजाइम पकड़ लेता है जो यहाँ से रिलीज हुआ था, ठीक है। इसको वो पकड़ लेता है को एंजाइम में और बन जाता है सक्सिनिल को एंजाइम ए, जो कि एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। और यहाँ पे जो एंजाइम प्रोड्यूस होती है, कैटालाइज करता है, उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि साइट्रिक एसिड साइकिल को रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ वाला जो स्टेप आएगा उसका नाम है ATP प्रोडक्शन स्टेप। और यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो सक्सिनिल को एंजाइम ए था वो को एंजाइम ए फिर से यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इस स्टेप में यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप इसको रिप्लेस कर लेगा। फॉस्फेट ग्रुप रिप्लेस करके और ये जो ग्रुप बनेगा वो ADP को ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से ADP से आपका एनर्जी प्रोडक्शन ATP निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, कई सेल्स में ATP के जगह आपको GDP को, ये जो एनर्जी होती है ये जो सक्सिनेट जो भी सक्सिनिल को एंजाइम है यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होके रिप्लेस करके ये GDP को चला जाता है और GDP से GTP प्रोड्यूस होता है। ये भी एनर्जी प्रोडक्शन की एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। GDP का फुल फॉर्म होता है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट और इसके बाद GTP इससे प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एनर्जी प्रोडक्शन करती है। आपको मैंने पढ़ा है कि GTP से भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ATP भी एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है। तो ये क्या किया, यहाँ पे हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। और एक ये क्या किया, एक कार्बन यहाँ से 4 कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है सक्सिनेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिफ्थ स्टेप।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6th स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट 6th स्टेप में हमने यहाँ तक 5th स्टेप तक पढ़ लिया, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट आया यहाँ तक सक्सीनेट आ गया, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। तो 6th स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है सक्सीनेट की, और यहाँ पे एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है फ्यूमारेट। ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सक्सीनेट से आपका निकल गया फ्यूमारेट, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स मतलब उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होगी, और ये ट्रांसफर हो करती है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होती है FAD से, और FAD इससे प्रोड्यूस करती है FADH2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो उसको दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मतलब बांध के रखने के लिए एक और अदर मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे NADH नहीं होगा क्योंकि NADH2 नहीं होता, FADH2 होता है, और ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये FADH2 बन जाता है, ठीक है। और क्योंकि FADH2 जो भी एंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, वो सब माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन में होती है, तो इसी वजह से ये FADH2 डायरेक्ट अपनी इलेक्ट्रॉन को, डायरेक्ट अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि एक इस तरह की नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद फ्यूमारेट एक 4 कार्बन कंपाउंड हो गया। उसके बाद 7th स्टेप आएगा जो है हाइड्रेशन टू मैलेट। यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा फ्यूमारेट के साथ, वो ऐड होके यहाँ पे फिर से एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है मैलेट, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम ये कैटालाइजिंग रिएक्शन करती है उसका नाम है फ्यूमारेज, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा जिसका नाम है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब यहाँ पे साइट्रिक एसिड साइकिल का सबसे एंड प्रोडक्ट है, सबसे बहुत अहम प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट, और ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे कोई भी कार्बन हमारे मॉलिक्यूल ऐड नहीं हुए हैं, तो हमारे कार्बन मॉलिक्यूल का कुछ बढ़ना यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, मतलब नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये रीजनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट। मैलेट की ऑक्सीडेशन होती है जहाँ पे NAD प्लस से NADH हमारा निकलता है। तो NADH कितना निकला, ये है एक 1, ये एक 2 और यहाँ एक 3। एक साइकिल में हमारा 3 NADH निकलता है, और यहाँ पे FADH2 एक मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होकर NADH से NADH आपका हो गया, और उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिल जाता है, और उसके बाद एक अनदर न्यू साइकिल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाती है जो कि NAD प्लस से कन्वर्ट होके फॉर्मिंग करता है NADH, और यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज। तो आपका स्टेप्स याद रह गया, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, सिर्फ आपको इस प्रोडक्ट याद रखनी है। एक हो गया साइट्रेट, दूसरा स्टेप में आइसोसाइट्रेट, तीसरा स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट, 4th स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम है जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, 5th में सक्सिनेट, 6th में फ्यूमारेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, 7th में मैलेट ये भी 4 कार्बन, एंड 8th में ऑक्सैलेट ये भी ऑक्सैलो एसीटेट ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। सिर्फ आपको याद रखनी है एंजाइम्स कौन कौन से है, और कौन कौन की जगह पे आपका वाटर ऐड होती है आफ्टर रिलीज होती है, और कौन सी जगह में आपका NADH से NADH होता है, FAD से FADH2 प्रोड्यूस होती है, कहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कहाँ से आपको ATP जनरेशन होती है। एक ही जगह पे आपको यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्रेब्स साइकिल की प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। ईच साइट्रिक एसिड साइकिल फॉर्म्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने पढ़ा कितना CO2 रिलीज हुआ, 2 जगह पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, जो कि साइट्रिक एसिड साइकिल में टेक्स प्लेस होती है 2 जगह पे, जहाँ पे कन्वर्सन होती है आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोएंजाइम। ये 2 जगह पे आपका CO2 रिलीज हुआ। नेक्स्ट हमारा 1 ATP प्रोड्यूस होती है जो कि कन्वर्सन होती है सक्सिनिल कोएंजाइमेज टू सक्सिनेट। यहाँ पे 1 ATP प्रोड्यूस हुआ, या फिर कभी कोई कोई सेल में 1 GTP भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
फिर इलेक्ट्रॉन कैरीज कितना हमारा निकला 3 NAD प्लस से हमारा रिड्यूस होके NADH निकलता है 3 जगह पे, और एक जगह पे FAD प्लस से कन्वर्ट होता होके FADH2 होता है। तो ये उसका रिएक्शन वगैरह है जो आपको याद रखनी है। तो लगभग हमारा कितना निकल गया, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिल कोएंजाइम आर प्रोड्यूस्ड from oxidative decarboxylation of 2 pyruvate. So 2 cycles are required per glucose molecule. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अब हमने पढ़ा पहला जो ऑक्सीडेशन, जो पहला जो रिएक्शन हुआ, पहले जो साइकिल हुआ वो एसिटिल कोएंजाइम के साथ आपका मतलब हमारा जो दो एसिटिल, फर्स्ट एसिटिल कोएंजाइम में एक साइकिल प्रोड्यूस हुआ, फिर दूसरा जो ऑक्सैलो एसीटेट आया वो फिर से एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलके आपका फिर एक साइकिल बना। तो हमें दो एसिटिल कोएंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारा 2 एसिटिल कोएंजाइम प्रोड्यूस होती है। ठीक है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होने के लिए एक क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल कंप्लीटली प्रोड्यूस करती है 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH एंड 2 FADH2 एंड 2 ATP। मतलब ये क्रेब्स साइकिल हमारा 2 बार, एक बार में हमें 2 CO2 मिला, 1 ATP मिला, एंड ये मिल गया हमारा 3 NAD प्लस 3 NADH एंड 1 FADH2। उसी तरह हमें क्रेब्स साइकिल 2 बार करनी होगी अगर कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमें ऑक्सीडेशन करनी है कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। तो हमें कितना आएगा, तो हो गया 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 2 ATP मॉलिक्यूल्स या फिर GTP मॉलिक्यूल्स, 6 NADH एंड 2 FADH2। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ NADH कैन फॉर्म 2 to 3 ATPs। तो देखिए एक NADH आपको देगा 2 से 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड इफ FADH2 आपको देगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे, और जब ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये देगा 2 से 3 ATP मॉलिक्यूल्स और ये देगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो समझ में आ गया आपको रिएक्शन। अब हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे कि क्रेब्स साइकिल की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो कि साइट्रिक एसिड साइकिल है, ये फाइनल पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फैट्स और अमीनो एसिड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, हमने पढ़ा था पहले एपिसोड में एरोबिक रेस्पिरेशन में कि कभी कभी फैट्स को भी जरूरत होती है, फैट्स की भी ऑक्सीडेशन होती है, अमीनो एसिड प्रोटीन को भी की भी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये फाइनल पाथवे है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। मेनी एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिएंट्स अदर देन ग्लूकोज एज द एनर्जी सोर्स। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एनर्जी के ऊपर, एनर्जी मतलब ओनली ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, अपने एनर्जी के लिए। ठीक है। तो उनमें क्या होता है थोड़ा देखते हैं। तो पहले आता है कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। हम देखेंगे कि जैसे ग्लूकोज से हमारा मिल गया एसिटिल कोएंजाइम है, तो उसके बाद पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम, ये सब निकलता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट जाता है सीधा क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। उसी तरह अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म भी उसी तरह से होता है, जो कि अमीनो एसिड जो कि एक प्रोटीन की मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होती है, वो भी डी अमीनेटेड होती है, और डी अमीनेटेड होने के बाद बहुत सारे ऐसे पायरुवेट या फिर अदर इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत नेसेसरी है। और जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, अलानाइन कन्वर्ट होती है पायरुवेट में, ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाती है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, एस्पारेटेट जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सैलो एसीटेट और डीअमीनेशन होकर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में अमीनो एसिड मेटाबोलाइज होके क्रेब्स साइकिल से डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्ट निकलती है। तो फैटी एसिड भी उसी तरह से ऑक्सीडेशन होके क्रेब्स साइकिल्स के अंदर वो अपने एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन होके एसिटिल कोएंजाइम होते हैं और उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल के अंदर अपना काम करते हैं। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है उसकी एक सिग्निफिकेंस ये है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन का सबसे मेजर सोर्स है।
जो कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एटीपी होता है एनर्जी हमारा। एटीपी प्रोडक्शन का सबसे मेजर सोर्स होता है क्रेब्स साइकिल। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और एक चीज होती है कि क्रेब्स साइकिल बायोसिंथेसिस करती है, जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, लाइपोजेनेसिस में एंड इंटर कन्वर्सन ऑफ अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड से और एक अमीनो एसिड को जो कन्वर्सन होता है वो भी कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल की वजह से ही हो पाती है। बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स प्रोडक्ट होते हैं, यूज्ड होते हैं इस सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में, जैसे कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स यूज्ड होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल से निकलते हैं। और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में विटामिन भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इस साइकिल में, जैसे कि राइबोफ्लाविन, नियासिन, थायामिन, पांटोथेनिक एसिड। ये सारे वेरियस एंजाइम्स एक पार्ट होते हैं एफएडी का, एनएडी का एंड कोएंजाइम ए का। तो इसी वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजाइम्स काम करते हैं या फिर सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, डिफरेंट विटामिन, डिफरेंट मिनरल्स, ये सब मिलके डिफरेंट साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और लास्टली साइकिल रेगुलेशन में, रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑफ एनएडी प्लस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी इन द फिजिकल एंड केमिकल वर्क। जो भी एनएडी प्लस निकलता है ये डिपेंड करता है क्रेब्स साइकिल किस तरह से रेगुलेट होगा, कि आपका कैसे एनएडी प्लस सप्लाई होता है बॉडी में, और एटीपी यूटिलाइजेशन आप बॉडी में किस तरह से करते हो, किस तरह से वर्क करते हो, इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्रेब्स साइकिल कैसे रेगुलेट होगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जेनेटिक डिफेक्ट्स ये भी एक फैक्टर काम करता है। क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ न्यूरल डैमेज। ठीक है। और ये भी जेनेटिक फैक्टर से ही डिपेंड करता है क्रेब्स साइकिल। लिवर डिजीज इम्पैक्ट ये भी क्रेब्स साइकिल में कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होता है। एज मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर इन द लिवर, बहुत सारे हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस लिवर में अकर होता है। टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट डैमेज टू लिवर सेल हैज ए लॉट ऑफ रिपरकशंस, जैसे कि हाइपर अमोनिया ऑकर्स इन लिवर डिजीज एंड लेड टू कन्वल्सन्स एंड कोमा। जब अगर लिवर डिजीज हो गया, लिवर डिजीज में एक ऐसा हाइपर अमोनिया अमोनेमिया एक डिजीज है जो कि लिवर डिजीज है, जिसमें कोमा तक भी जा सकती है पेशेंट की हालत। ये होता है क्योंकि आपकी एटीपी रीजनरेशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विथड्रॉल ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट विच फॉर्म्स ग्लूटामाइन। मतलब देखिए छोटे छोटे जो कंपाउंड होते हैं, मैंने पढ़ा था ना अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये जो उसके जो एंजाइम होते हैं वो सबसे अहम एंजाइम होते हैं क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो अगर आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट विथड्रॉल हो गया एंड ग्लूटामेट फॉर्मेशन हो गया जो कि ग्लूटामाइन क्रिएट करेगा, तो जिसके वजह से लिवर की इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्रेब्स साइकिल सबसे अहम भूमिका हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में निभाता है। तो ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल। हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बाद हमारा सेलुलर मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।